हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मानव जनन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखिए, इस चैप्टर के अंतर्गत हम सबसे पहले नर जनन तंत्र की संरचना के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके पश्चात हमने मादा जनन तंत्र पढ़ा, अर्थात 2 टॉपिक हमारे पूरे हो गए हैं। तीसरा टॉपिक है युग्मक जनन, अर्थात गैमेटोजेनेसिस। युग्मक जनन। देखिए, युग्मक जनन किसे कहते हैं, इस बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। कल हमने इस बारे में आपको बताया था। युग्मकों के निर्माण की जो क्रिया है उसे हम युग्मक जनन कहते हैं। ये युग्मक अगुणित जनन कोशिकाएं होती हैं। इन युग्मकों का निर्माण मुख्य जनन अंग जो होते हैं, जैसे नर प्राणी के अंदर वृषण और मादा प्राणी के अंदर अंडाशय में इनका निर्माण होता है। शुक्राणु, क्योंकि नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं और मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। शुक्राणु के बनने की क्रिया शुक्र जनन कहलाती है और अंडाणु के बनने की क्रिया अंड जनन कहलाती है। तो देखिए, हम यहां युग्मक जनन क्या है, तो एक लाइन में आप युग्मकों के निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। यह क्रिया 2 प्रकार से होती है। एक होता है शुक्र जनन। शुक्र जनन, इस पर मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन, अर्थात दूसरी होती है यहां अंड जनन। अंड जनन। देखिए, शुक्र जनन की क्रिया को इस पर मेटोजेनेसिस और अंड जनन की क्रिया को ऊजेनेसिस कहते हैं। अंड जनन। अब देखिए, ये शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया है और ये अंडाणुओं यानी अंडाणुओं या अंडाणु के निर्माण की क्रिया। ठीक है। अब सबसे पहली बात आती है शुक्र जनन क्या है। शुक्राणु के निर्माण की जो क्रिया है वो कहां होती है, किस प्रकार से होती है, और ये जो क्रिया है इस क्रिया में कौन कौन से हार्मोनों का योगदान होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले शुक्र जनन की क्रिया। शुक्र जनन। देखिए, इस बात को हम बता ही चुके हैं। शुक्राणुओं के बनने की क्रिया को शुक्र जनन क्रिया कहते हैं। ये जो क्रिया है ये वृषण में, यह क्रिया वृषण में शुक्र जनन नलिका, शुक्र जनन नलिका की
जनन उपकला कोशिकाओं में होती है। कोशिकाओं में होती है। ठीक है। इसमें समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। जिससे अगुणित शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है। अब ये क्रिया जो है, ये क्रिया 3 प्रवस्थाओं में जाकर के पूर्ण होती है। यह क्रिया, या यूं कहेंगी शुक्र जनन की क्रिया, इसको प्रवस्थाओं से बांटने से पहले यह क्रिया जो है 2 चरणों में पूरी होती है। यह क्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है। अब वो 2 चरण कौन कौन से हैं? पहला चरण है शुक्राणु पूर्वी यानी स्पर्मेटिड्स का निर्माण। और दूसरा जो चरण है वो है शुक्राणु पूर्वी से शुक्राणु का निर्माण। इसे हम कह सकते हैं शुक्र कायांतरण। ठीक है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको याद रखना है कि शुक्र जनन, यह क्रिया वृषण में शुक्र जनन नलिका की जनन उपकला कोशिकाओं में होती है। इसमें समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, जिससे अगुणित शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यह क्रिया 2 चरणों में होती है। पहले शुक्राणु पूर्वी का निर्माण होता है, फिर शुक्राणु पूर्वी से शुक्राणु का निर्माण होता है। आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट और इसे आप नोट करिएगा। ठीक है। अब इसके बाद ये जो शुक्राणु पूर्वी है, इसका निर्माण किस प्रकार से होता है? यहां अब हम इसको हटा रहे हैं। यहां शुक्राणु पूर्वी का निर्माण। अब ये क्या होता है इसमें कि जो जनन उपकला ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं में विभाजन होता है और उस विभाजन से शुक्राणु पूर्वी का निर्माण होता है। शुक्र जनन नलिका के जनन उपकला जिसको कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, शुक्र जनन नलिका के जनन उपकला ऊतक की कोशिकाओं में विभाजनों से
शुक्राणु पूर्वी कोशिकाओं का निर्माण होता है। यह क्रिया 3 प्रावस्थाओं में पूर्ण होती है। 3 प्रावस्थाओं में पूर्ण होती है। अब ये 3 प्रावस्थाएं कौन कौन सी हैं? पहली है गुणन प्रावस्था, दूसरी है वृद्धि प्रावस्था, ग्रोथ फेज, और तीसरी होती है परिपक्वन यानी मैच्योरेशन प्रावस्था, परिपक्वन प्रावस्था। तो 3 प्रावस्थाओं में जाकर के ये पूरी प्रक्रिया होती है। अब किस तरीके से होती है, देखिए यहां तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे कि आप उतार सकें। तो ये शुक्राणु पूर्वी से शुक्राणु का निर्माण किस तरह से होता है, तो ये 3 प्रावस्था में होता है। एक होती है गुणन प्रावस्था जिसे हम कह सकते हैं मल्टीपल फेज, दूसरी होती है वृद्धि प्रावस्था, इसे हम कहते हैं ग्रोथ फेज, और तीसरी है परिपक्वन प्रावस्था, इसे हम कहते हैं मैच्योरेशन फेज। ठीक है, अब यहां यह प्रक्रिया किस तरह से हो रही है, देखिए सबसे पहले ये कोशिकाएं होती हैं जो कि जनन उपकला ऊतक के द्वारा बनती हैं। इन कोशिका, इनको कह सकते हैं शुक्राणु जनन आदि कोशिका, यानी जनन ऊतक की सबसे पहली कोशिका। अब इसमें देखिए लगातार समसूत्री विभाजन होते हैं, और समसूत्री जब विभाजन होते हैं तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के समान ही बनी रहती है। तो ये जो प्रावस्था है, यहां से यहां तक की जो प्रावस्था है, इस प्रावस्था को कहते हैं गुणन प्रावस्था। नंबर 1 कोशिका। अब ये जो कोशिकाएं बनी हैं इनको कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया। अब इसमें से देखिए ये जो स्पर्मेटोगोनिया बनी है, इनमें क्या होता है कि वृद्धि होती है, आकार में ये बड़ी हो जाती है, विभाजन नहीं होता है। अब जिस तरह से इस कोशिका का आकार में वृद्धि हुई है, इस तरह से सभी जो स्पर्मेटोगोनिया है सभी के आकार में वृद्धि होती है। तो इसे हम कहते हैं वृद्धि प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था। ये देखिए हम आगे आपको बताएंगे कि जब अंड जनन की क्रिया होती है तो उसके अंदर जो वृद्धि प्रावस्था होती है वो इस शुक्र जनन की वृद्धि प्रावस्था की तुलना में कई गुना ज्यादा लंबी अवस्था होती है और ज्यादा जटिल होती है। यहां उसकी तुलना में कम जटिल है, सामान्य रूप से यह आकार में क्या हो जाती है, वृद्धि कर लेती है। अब इसके बाद इस कोशिका का जो नाम है यह हो गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट।
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं इसे। अब यहां तक देखिए अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ है, इस कोशिका में विभाजन होता है, और ये यहां जो विभाजन हुआ है वो अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन होता है, और इससे दो कोशिकाएं बनती हैं। इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। यहां याद रखिएगा 2n से अब क्या हो गई, n बन गई है, और इन कोशिकाओं को अब कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, यानी द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं इनको। अब इसके बाद देखिए फिर एक बार विभाजन होता है, और वो अर्धसूत्री सेकंड होता है। यहां देखिए दोनों समान साइज की बनती है। अब ये जो विभाजन हुआ है ये अर्धसूत्री सेकंड हुआ है, सेकंड। इसको हम कह सकते हैं परिपक्वन विभाजन फर्स्ट, और इसको हम कह सकते हैं सेकंड। अब ये जो संरचना बनी है इनको कहते हैं स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड, यानी इनका ही नाम है शुक्राणु पूर्वी, जो कि गोलाकार संरचना होती है। अब ये जो यहां से यहां तक की ये जो प्रवस्था है, इस प्रवस्था को कहा जाता है परिपक्वन प्रवस्था। परिपक्वन प्रवस्था। तो ये पूरी जो है यहां हम देख रहे हैं कि ये शुक्राणु पूर्वी का निर्माण हो रहा है, यानी एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्मेटिड यानी शुक्राणु पूर्वी कोशिकाएं बन रही हैं। अब ये शुक्राणु पूर्वी जो कोशिकाएं हैं इनसे शुक्राणुओं का निर्माण होगा, अर्थात इस प्रक्रिया का यानी शुक्र जनन की क्रिया का दूसरा जो चरण है वो यहां प्रारंभ हो जाता है। अब देखिए ये जो क्रिया है, इस क्रिया विधि को अगर हम रेखा चित्रों की मदद से अगर देखें तो देखिए ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो हाथ से आपको बनाना है, क्योंकि ये पूछा जाता है कई बार रेखा चित्र के रूप में कहते हैं इसे, रेखा चित्र बना करके समझाइए, तो आपको ये रेखा चित्र है इसमें, ठीक है। देखिए ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए इसी को डायग्रामों की मदद से समझाएं तो देखिए यहां कुछ डायग्राम हैं जो इस बात को आपको स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए इसको आपसे, इसमें यहां लिख रहा है स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम या स्पर्मेटोगोनिया, जो कि द्विगुणित कोशिका है। इसमें माइटोटिक विभाजन हो रहा है, यानी एक तरह से ये समसूत्री विभाजन हो रहा है, समसूत्री विभाजन, और इससे बन रहे हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और इसके बाद इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यानी ये वृद्धि प्रवस्था है, इससे मियोसिस फर्स्ट हो रहा है, अर्धसूत्री फर्स्ट हो रहा है, यहां अर्धसूत्री फर्स्ट, और इससे बन रहे हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन रहे हैं, और यहां पर अर्धसूत्री सेकेंड हो रहा है, और इससे बन रहे हैं स्पर्मेटिड। ये स्पर्मेटिड बन गए 4 हैं, और ये चारों अगुणित हैं, और ये यहां 2n थे। अब ये स्पर्म जो है इनसे क्या बनता है, स्पर्मियोजेनेसिस, अर्थात शुक्राणु पूर्वी से शुक्राणु का निर्माण होता है। इस प्रकार की जो संरचना है ये शुक्राणु बन जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे इसका जो दूसरा फेज है, ये समझ में आ गया होगा इस चित्र के माध्यम से कि किस तरह से ये, अब इसको हम
देखिए इसी तरह का ये भी चित्र है, इसे भी देख सकते हैं आप। देखिए इसमें भी वही चीज है, यहां मल्टीपल फेज है, यहां ग्रोथ फेज है और यहां मैच्योरेशन फेज है। ठीक है, अब आता है दूसरा स्टेप, शुक्राणु पूर्वी यानी स्पर्मेटिड से शुक्राणु का निर्माण। अब देखिए यहां हमने देखा कि ये जो शुक्राणु पूर्वी कोशिकाएं होती हैं, ये एक गोलाकार कोशिका है। इस गोलाकार कोशिका के अंदर केंद्रक है और उस केंद्रक में ये यहां अगुणित गुणसूत्र है। इसके अलावा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका द्रव है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, इस तरह की सारी चीजें हैं। ये एक प्रकार से शुक्राणु पूर्वी है, शुक्राणु पूर्वी कोशिका। इसमें ये केंद्रक, ये माइटोकॉन्ड्रिया, आप जानते हैं कोशिका के अंदर ये सब संरचनाएं उपस्थित होती हैं। इसके अलावा यहां ये गोल्जी का है, कैमिलो गोल्जी ने जिसकी खोज की थी, गोल्जी का है। ये राइबोसोम है, ये कोशिका द्रव है, यानी जिस प्रकार से एक सामान्य जंतु कोशिका होती है उसी प्रकार की ये कोशिका है। अब इस कोशिका से शुक्राणु का निर्माण होता है, अर्थात ये जो शुक्राणु पूर्वी से जब शुक्राणु का निर्माण हो रहा होता है तो अनेक परिवर्तन होते हैं, विभाजन नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, कोशिका के विभिन्न भागों में इस प्रकार का बदलाव होता है कि जो गोलाकार संरचना है वो एक पतली सूक्ष्म तंतु के समान संरचना स्पर्म यानी शुक्राणु के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो इसमें देखिए कई परिवर्तन होते हैं। क्या क्या परिवर्तन होते हैं, देखिए ये जो सबसे पहली बात तो है कि इसका ये जो केंद्रक है, ये केंद्रक इस तरह से यहां पर बीच में इकट्ठा हो जाता है, ये केंद्रक है। और इस केंद्रक में से जो अतिरिक्त संरचनाएं हैं, जल या अन्य जो भाग हैं, वो सब निकाल दिए जाते हैं, यानी रिमूव हो जाते हैं, यानी एक तरह से कोशिका से निष्कासित हो जाते हैं। इसमें जो ये गोल्जी का है, ये इस केंद्रक के ऊपर एक टोपी रूपी संरचना के रूप में जमा हो जाती है, इस तरह से ये गोल्जी का है। और ये एक एक्रोसोम नाम की संरचना का निर्माण कर लेती हैं इसके, और ये दोनों संरचनाएं जो है इस तरह से ये झिल्ली से घिरी हुई रहती हैं और ये संरचना बन जाती है। इसके बाद देखिए ये जो यहां इनके अंदर जो सेंट्रोसोम होता है, ये दो सेंट्रियोलों में विभाजित हो जाता है, जिनसे पतले तंतु का निर्माण हो जाता है, जिनको हम अक्षीय तंतु कहते हैं। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इसके चारों तरफ जमा हो जाती है और एक इस तरह का सर्पिल वलय या आवरण बना लेती है, ऐसे यहां इस तरह। तो ये तो है शुक्राणु।
और ये इसमें ये देखिए शुक्राणु का ये एक्रोसोम वाला भाग है। हम शुक्राणु संरचना अलग से और बताएंगे, यहां शुरुआत कर रहे हैं। शुक्राणु का जो सबसे आगे का टोपी रूपी जो भाग होता है वो एक्रोसोम कहलाता है। ये एक्रोसोम किसके द्वारा बनता है? गोल्जी काय के द्वारा बनता है। एक प्रश्न जो है अक्सर पूछा जाता है आप लोगों से, और वो प्रश्न आपको याद होना है जरूरी है कि अगर किसी शुक्राणु के एक्रोसोम वाले भाग को अगर नष्ट कर दिया जाए तो इसका जनन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको ज्ञात है, देखिए ये एक्रोसोम वाला भाग जो है वो क्या करता है? स्पर्म लाइसिन एंजाइम स्रावित करता है, जो अंडाणु के चारों तरफ की जो भित्ति होती है उस भित्ति को गलाने का काम करता है, जिससे कि शुक्राणु का केंद्रक अंडाणु के केंद्रक से जाकर के मिल जाए। तो अगर एक्रोसोम वाले भाग को ही नष्ट कर देंगे तो एंजाइम स्रावित नहीं होंगे, और एंजाइम स्रावित नहीं होंगे तो अंडाणु की भित्ति को गला नहीं पाया जाए। तो ये एक्रोसोम है, ये केंद्रक है। ये जो भाग है ये भाग कहलाता है सिर, शुक्राणु का सिर कहलाता है, या सीड्स वाला भाग कहते हैं। और ये जो बीच का भाग है इसको कहते हैं, ये यहां देखिए इसको, ये जो भाग है यहां से यहां तक का, इसको हम यहां लें, ये जो भाग है ये इसका मध्य भाग कहलाता है, मिडिल पार्ट। इसमें देखिए ये एक सेंट्रियोल है, दूरस्थ सेंट्रियोल, हम अलग से और इसकी संरचना को बताएंगे। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल, ये यहां देखिए ये जो है, ये तंतु जो निकले हुए हैं इनको कहते हैं अक्षीय तंतु, अक्षीय तंतु। और ये जो है ये वलय बनी हुई है, माइटोकॉन्ड्रियल आच्छिद बना हुआ है, इसे कहते हैं नीवेन कर्ण, नीवेन कर्ण। और यहां एक पतली झिल्ली के रूप में ये कोश का द्रव होता है, इसको मैनचेट कहते हैं। और ये जो भाग है इसे कहते हैं पुच्छ भाग। यानी एक तरह से शुक्राणु जो है इस तरह की संरचना का परिवर्तन हो जाता है। तो यहां देखिए शुक्राणु पूर्वी से शुक्राणु का जब निर्माण हुआ है तो क्या क्या हुआ है आप देखिए कि ये जो गोल्जी का है ये एक्रोसोम वाला भाग का निर्माण कर लेती है। केंद्रक जो है ये जो बीच में होता है वो सीड्स वाले भाग पर आ जाता है, इसमें से अतिरिक्त जल बाहर निकल जाता है। साथ में ये जो कोशिका द्रव है ये इसमें से बहुत कम मात्रा रह जाती है, ये सब मुक्त हो जाता है। साथ में इसके अंदर जो राइबोसोम वगैरह ये संरचना सब समाप्त हो जाती हैं, और इसका जो सेंट्रियोल है वो विभाजित होकर के समीपस्थ और दूरस्थ सेंट्रियोल बना लेता है। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक प्रकार से एक वलय के रूप में व्यवस्थित हो जाती है, जो कि शुक्राणु को पोषण देकर के या ऊर्जा उत्पादन का कार्य करती है। अगर हम देखें तो इससे यहां से ये परिवर्तन हुआ है, किससे? शुक्राणु पूर्वी से शुक्राणु का निर्माण हुआ है। तो क्या क्या आपको याद रखना है कि गाल्जी काय का निर्माण कैसे हुआ है, केंद्रक का निर्माण कैसे हुआ है। इसके अलावा इसमें ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक वलय के रूप में किस प्रकार से व्यवस्थित हुई है। अब हम देखें एक चित्र के माध्यम से मैं आपको बताऊं कि ये जो संरचना है ये एक इस प्रकार की संरचना में परिवर्तित हो जाती है। देखिए ये यानी इसका इसमें परिवर्तन हो रहा है। आप देखिए क्या क्या चीजें हो रही है। देखिए सबसे पहले इसकी जो झिल्ली है वो प्लाज्मा झिल्ली बना रही है। इसका जो गोल्जी का है वो एक्रोसोम नाम की संरचना को बना रहा है। इसका जो केंद्रक है न्यूक्लियस कॉन्टेंटिंग क्रोमोसोमल मटेरियल यानी गुणसूत्रीय जो पदार्थ है वो सब इसमें उपस्थित है। ये इसका हेड है यानी सिर है। ये इसकी ग्रीवा है, नेक है। मिडिल पीस है, बीच का भाग है जिसमें देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है, एनर्जी सोर्स ऑफ स्विंग यानी तैरने के लिए ऊर्जा का सोर्स होता है। ये टेल वाला भाग है। तो इस तरह से ये इसका इसमें परिवर्तन ही क्या कहलाता है? शुक्राणु पूर्वी से शुक्राणु का निर्माण। अगर इस संरचना में अगर है तो देखिए दूसरे और चित्रों के माध्यम से मैं आपको बताऊं।
देखिए अगर इसको हम हिंदी के रूप में देखिए, और अगर इस तरह की संरचना भी बन जाती है, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। देखिए अलग अलग प्राणियों के शुक्राणु की जो संरचना है वो अलग अलग प्रकार की होती है। मानव का शुक्राणु जो है वो एक चम्मच जैसी आकृति का होता है। तो देखिए इस प्रकार से शीर्ष वाला भाग है और ये एक्रोसोम है, इस तरह से दिखा सकते हैं। और अंत में देखिए हम अगला जो हमारा टॉपिक ही होगा वो शुक्राणु की संरचना होगी। तो इस तरह के शुक्राणु बनते हैं। देखिए इससे आप हिंदी में अच्छी तरह से समझ सकते हैं मानव के शुक्राणु की संरचना किस प्रकार की होती है। देखिए जीव द्रव कला है, एक्रोसोम है, केंद्रक है, ग्रीवा वाला भाग है, दूरस्थ तारक केंद्र यानी सेंट्रियोल है, माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा प्रदान करती हैं, पूंछ वाला भाग है। तो इस तरह से देखिए आज हमने शुक्र जनन की यानी शुक्राणु के निर्माण की जो क्रिया है वो किस प्रकार से होती है। कल हम पढ़ेंगे शुक्राणु की संरचना, यानी मानव का शुक्राणु जो है वो किस प्रकार की संरचना का होता है और उसमें कौन कौन से भाग होते हैं। ये कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। शुक्राणु की संरचना का एक नामांकित चित्र बनाइए और उसके विभिन्न भागों को समझाइए। तो ये देखिए आप चित्र दिख रहा है, तो इसके बारे में हम डिटेल से कल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये शुक्र जनन की क्रिया हुई। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। आप स्क्रीनशॉट लेकर के इनको नोट कर सकते हैं, मैं नोट्स भी भेजूंगा, उनको भी आप नोट करिएगा। और फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। घर रहते हुए अच्छे से रहिएगा, अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और नियमित रूप से पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है, ओके आज।